नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज हम किस तरह के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये पॉलिटी का रिवीजन सीरीज है। इसमें हम पॉलिटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। मूल अधिकार संबंधी क्वेश्चंस और बाकी चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए। करीब में 300 से ज़्यादा पॉलिटी के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर कर लेना। और जो लोग मेरे चैनल पर मुझे फॉलो कर रहे हैं, बीपीएससी के एग्ज़ाम भले ही कैंसिल हो गया हो, लेकिन उनको पता है कि मेरे मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज में से अंतिम के 4 वीडियो में से 10 क्वेश्चन के करीब में आए थे, है ना। जिसमें मैंने जो अंतरिम सरकार भारत की बनी उसको कैबिनेट करवाए थे, जो किताबें पूछी थी अनहैप्पी इंडिया, उसको मैंने कम से कम 10 बार बोला होगा अपने एक वीडियो में। तो आप जाकर उसको भी देखिए। यूपीपीसीएस अब हमारा टारगेट होगा, यूपीपीएससी और उसके बाद से यूपीएससी, क्योंकि पॉलिटी और हिस्ट्री के क्वेश्चन रिपीटेड ही आते, चाहे वो हिस्ट्री हो चाहे यूपीपीसीएस हो। आज हम किस तरह क्वेश्चन करने वाले हैं, ये देखो, ये 11वां क्वेश्चन है। संसदीय स्वरूप का शासन का प्रमुख लाभ क्या है। इस तरह के क्वेश्चन जब पूछता है ना, यूपीएससी भी पूछता है, यूपीपीसीएस भी पूछता है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो इसको आज हम कंप्लीट करेंगे इस तरह के क्वेश्चन से संबंधित। और हम क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित 12 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और 72 क्वेश्चन इससे संबंधित। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इस चैप्टर का क्या नाम है, शासन प्रणाली नाम है। और मैं गारंटी देता हूं, अगर आप यूपीपीसीएस की 2022 की तैयारी कर रहे हैं, 12 जून को अगर आपका एग्जाम है, आप इस सीरीज को फॉलो कीजिए। पॉलिटी का एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। ओके, चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। ध्वज, राजधानी, शासनाध्यक्ष, संप्रभुता। यूपीपीसीएस प्री 2008 का क्वेश्चन है। बताओ, सारे ही इसमें लग रहे हैं ना, सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन संप्रभुता से बड़ी चीज़ कोई नहीं होती। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संप्रभुता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, बिल्कुल सही है। ये तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं। तो केवल 1 सही हो जाएगा, सही चुनना था हमें। तीसरा है, भारतीय संविधान किस प्रकार के शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संसदात्मक, ओके, क्या कहा जाता है इसको, कहा जाता है संसदात्मक। और मैं बता दूं कि कुछ क्वेश्चंस में टिक लगे हुए हैं, ज़्यादा नहीं, कुछ ही क्वेश्चन में टिक लगे हुए हैं, बाकी आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। वीडियो कैसा लगे जरूर बताना कमेंट करके, लाइक करना अगर पसंद आए तो। संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है। न्यायपालिका कार्यपालिका पर नियंत्रण हो जाता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण हो जाता है। नियंत्रण न्यायपालिका पर तो या किसी का भी नियंत्रण होता ही नहीं है। कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण हो जाता है। यूपीपीसीएस मेन 2010 का क्वेश्चन है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी हो जाता है, यानी कि जो विधायिका है, विधायिका में जो मंत्री बैठेंगे वही तो किसी विभाग के मंत्री के भी प्रमुख होते हैं ना, है ना। तो वही हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। अगर संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो भारत की सरकार गिर सकती है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते, छठे क्वेश्चन पर। सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी। तो ग्रेट ब्रिटेन में, यूके में, अभी जो ब्रिटेन है वहीं पर सबसे पहले संसदात्मक सरकार आरंभ की गई थी। ओके, और अमेरिका में कौन सी प्रणाली है। अमेरिका में है अध्यक्षात्मक प्रणाली, यानी कि वहाँ पर राष्ट्रपति जो होता है ना देश का, वही सर्वे सर्वा होता है। अपने यहाँ प्रधानमंत्री वाली प्रणाली है, ब्रिटेन में भी यही है। अगला है कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि ब्रिटिश संसद प्रणाली में न्यायिक पूर्णावलोकन को जगह नहीं दिया गया, यानी कि वहाँ पर संसद सर्वोच्च है, वहाँ का संसद जो चाहती है वो कर सकती है। इसका आंसर डी होगा। पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जबकि न्यायिक पूर्णावलोकन कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका के यूएसए के संविधान से लिया गया है। ओके, और यहीं से भारत में भी आया, बाकी पूरी दुनिया में। ब्रिटेन की संसद का फैसला जो होता है वही सर्वमान्य होता है, उसको बदला नहीं जा सकता है। ओके, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में किसकी सर्वोच्चता है, भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। ना तो संसद सर्वोच्च है, ना विधानपालिका, ना न्यायपालिका सर्वोच्च है। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो अध्यक्षात्मक सरकार भारत में नहीं होता है, बाकी संसदात्मक है, स्वतंत्र न्यायपालिका है अपने यहाँ, और संघात्मक सरकार होती है। अध्यक्षात्मक सरकार कहाँ पर होती है, अभी मैंने बताया आपको, यूएसए में होती है, जिसको राष्ट्रपति वाली सरकार भी कहते हैं। भारतीय राजनीतिक पद्धति में निम्न से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय प्रकार की सरकार, संसदीय पद्धति की संघीय नीति, राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार। तो अभी मैंने बताया अध्यक्षात्मक को ही राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार कहा जाता है, और ये कहाँ पर होता है, तो ये अमेरिका वगैरह में होता है। तो इसका आंसर 9 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि ये पूछा है आपसे। संसदीय सरकार है इसका मतलब क्या है, ये पूछा है आपसे। इसका है कि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, संसद संविधान का संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसका आंसर डी हो जाएगा कि मंत्रिपरिषद जो होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर लोकसभा में अगर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो क्या होगा, तो इनको अपना इस्तीफा देना पड़ जाएगा। 1 सेकंड रुक जाइए, थोड़ा ऊपर नीचे होगी, तो इसलिए इसका आंसर डी सही हो जाएगा। 10वां का डी सही हो जाएगा कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं कि संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है। क्या है संसदीय स्वरूप के शासन का? कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। अभी हमने बताया कि कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों एक ही हो जाते हैं। यह नीति को निरंतरता प्रदान करता है, यह अधिक दक्ष है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता है। तो देखो सारे ही ऑप्शन आपको सही लग रहे होंगे, है ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, IAS 2017 का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा सी। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बना रहता है। 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप में निहित है? मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। ऐसा होता है क्या? जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक वे अपने पद पर बने रहते हैं। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर दिया है ए, यानी कि 1 और 2 निहित हैं, 1 और 2 सही हैं, बाकी ये तीसरा गलत है। ओके, मंत्रिमंडल के सदस्य तो संसद के सदस्य होते हैं ना, उनको 6 महीने के भीतर संसद की सदस्यता अनिवार्य होती है, उनको लेनी ही होती, नहीं तो उनको मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। और संसद में कोई मंत्री तभी मंत्री रह सकता है जब तक उसको संसद का विश्वास प्राप्त है। अगर संसद में अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा तो उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है। अगला है सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्न से कौन सा वक्तव्य सही है? संसदीय व्यवस्था के बारे में पूछा है। इस तरह क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका और कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं। ओके, इसमें क्या है कि कौन सा सही दिया है, ये वक्तव्य पूछा है आपसे। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका आंसर ई दिया है, सॉरी माय मिस्टेक, इसका आंसर ई होगा। ओके, इसमें से कोई सा भी सही नहीं है, इसमें से कोई सा भी सही नहीं है, तीनों ही गलत है। देखो मैं चारों ही गलत है, मैं बता देता हूँ। वो सी दिख रहा था मुझे। विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होती है। विधायिका किसके प्रति होती है? संसद जो होती है वो संसद के प्रति होती है। जो मंत्रिमंडल होती है वो संसद के प्रति जवाबदेह होती है, उनका विश्वास उनको प्राप्त करना होता है। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इंटीग्रेशन होता है विधायिका और कार्यपालिका के दोनों का। विधायिका और कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं? बिल्कुल नहीं, दोनों एक ही आइडेंटिटी हैं, बस 2 भाग में बांट दिया गया है। मंत्री ही जो होता है वो किसी विभाग का भी प्रमुख होता है और विधायिका में सदस्य भी होता है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाब देते हैं, ये तो नितांत ही गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ई होगा। इनमें से सारे ही गलत हैं, सारे ही गलत हैं इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांतों को अभिव्यक्त करता है। इस तरह क्वेश्चन कठिन क्वेश्चन होते हैं, इसलिए इसका प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। IAS का क्वेश्चन है ये, क्या है कि मंत्रिमंडल के स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। भाषा कठिन है इसकी। ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसका उत्तरदायित्व जटिल है तथा उन्हें सभी संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। दूसरा है कि ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाना, है ना, की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तीसरा स्टेटमेंट दिया है कि सरकार की जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की क्रियाविधि। और डी दिया है कि उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण ह्रासोन्मुख दशा में है। इसका पूछा है आपसे क्वेश्चन, क्या पूछा है कि उस एक कथन को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार जो अपने यहाँ है के अंतर्निहित सिद्धांत को बताता है। मंत्रिमंडल की जो सरकार होती है उसका सिद्धांत क्या होता है ये बताया है। तो सारे ही ऑप्शन आपको सही लग रहे होंगे, यही होता है UPSC की खासियत। आपको इसमें से एक चुनना होगा, तो सबसे सटीक क्या था? सी है। जिन्होंने सी चुना होगा बिल्कुल सही चुना है। सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि को स्थापित करना, यही होती है मंत्रिमंडलीय सरकार। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती हैं। किस में निहित होती हैं? राष्ट्रपति में, कैबिनेट में, व्यवस्थापिका में, उच्च सदन में। तो किस में निहित होती हैं? राष्ट्रपति में सारी शक्तियाँ निहित होती हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या हैं?
यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संस्थात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। इसका क्या हो जाएगा? राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पूछा है, इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 सही है। एकीकृत नहीं है। अपने यहाँ संघात्मक का भी प्रावधान किया है, संघात्मक है, एकात्मक लक्षण के साथ संघात्मक संविधान है अपना। 17 नंबर है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। आपको फिर से बताना है कौन से सही हैं। अब भारत एक प्रभु संपन्न राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सारे ही सही हैं। और ये यूपीपीसीएस 2012 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? ये पूछा है आपसे। राजतंत्र की होगा ही नहीं, क्योंकि राजतंत्र अपने यहाँ नहीं है। एक संविधान संगत सरकार, ये तो है। लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन, सत्तावादी सरकार, तो आप सबको आंसर पता हो गया होगा। सत्तावादी सरकार की अपने यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। जो सरकार में आते हैं वो आज न कल जाएंगे ही। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान से, भारत के राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, भारत की संसद से। बहुत ही आसान क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ये हो जाएगा, भारत के संविधान से ही सभी को शक्तियाँ मिलती हैं। कथन कारण दिया है, आपको इसमें से चुनना है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल सही है। भारत का अपना एक संविधान है, नहीं संविधान तो बहुत सारे देशों का है, क्या लेकिन वो लोकतांत्रिक है? नहीं। हमारे जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वो जनता द्वारा चुना हुआ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। भारत का अपना एक संविधान भी है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ जनता में शक्ति निहित होती है। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु गणतंत्र लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए एक हुए हैं। यही चीज़ तो है ना। निम्न से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? ये पूछा है आपसे। तो सुशासन की विशेषता लाल फीताशाही नहीं है। और ये चीज़ यूपीएससी ने भी पूछा है भाई 2019-20 के एग्ज़ाम में। और मैं बताऊं, अगर आपको मूल अधिकार संबंधी क्वेश्चन करने हों या आपको फंडामेंटल राइट्स, तो बताइए मूल अधिकारी हो गया। और इसके अलावा जो अंतिम सरकार है, मॉडर्न हिस्ट्री है, इन सब के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना जाके। यूपीपीसीएस का 1 महीना करीब में रह गया है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। आईएएस का क्वेश्चन है। सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। उपरोक्त में से कोई नहीं। उद्देश्य पूछा है आपसे। 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें आपको लग रहा होगा तीनों ही सही हैं। अब आप बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। यही होती है कल्याणकारी राज्य का। जो दलित हैं, जो महिला हैं, जो बच्चे हैं या वृद्ध हैं, उनके लिए काम करना। 23 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वक्तव्य किस धारणा की व्याख्या करता है? राज्य हर जगह है, ये कौन बताता है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए, कल्याणकारी राज्य में होता है कि राज्य हर जगह है, हर जगह राज्य है। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, साम्यवादी राज्य। नहीं, साम्यवादी नहीं है। कम्युनिज्म बिल्कुल नहीं है। डी आंसर इसका गलत हो जाएगा। साम्यवादी चीन में है, रूस में थी कभी साम्यवादी सरकारें। अपने यहाँ लोकतांत्रिक सरकार है, समाजवादी भी कह सकते हैं एक पल को। अपने यहाँ संसदीय समाजवाद है, संसद द्वारा समाजवाद की स्थापना की बात करते हैं। लैंड रिफॉर्म एक्ट जो है, ज़मीन बड़े लोगों से छीन के या किसानों में बांटना, 1951 में जो आया था, ये समाजवाद का ही एक रूप था। अगला है, निम्नलिखित कथनों से कौन सा एक सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। भारत एक कुलीन तंत्र है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। इसका आंसर सबको पता चल गया होगा। 25 का डी हो जाएगा। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन होता है? तो हमारे यहाँ कौन होता है? जनता होती है। जनता से ही हमारा संविधान बना है। क्या है हमारे संविधान का पहला लाइन? हम भारत के लोग, यानी कि हम भारत के लोगों ने ही संविधान को बनाया है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? अध्यक्षात्मक की बात कर रहा है, यानी कि यूएसए की बात कर रहा है ये। ओके, तो इसका हो जाएगा संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, अवशिष्ट अधिकार और राज्य के पास होना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? एकल कार्यपालिका होता है उनका यहाँ। ओके, एकल कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका। इसमें सत्ता केंद्रीकृत होती है। ओके, तो 27 का क्या आंसर हो जाएगा? बी। 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की फिर से आपको विशेषता पूछा रिपीट करके। कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल सही है ये। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, बिल्कुल सही है। जरूरी नहीं कि उनका मंत्रिपरिषद जो हो वो विधायिका से चुन के आए, वहाँ ऐसा कोई जरूर नहीं था। राष्ट्रपति अपने किसी अच्छे दोस्त को भी कोई मंत्री बना सकता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। ऊपर तीनों के ये स्टेटमेंट सही हैं। अध्यक्षात्मक प्रेसिडेंशियल शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? इसका आंसर हो जाएगा यूएसए में। मैं तब से आपको बार बार बोल रहा हूँ, यूएसए का एग्जाम्पल दिया जाता है प्रेसिडेंशियल में। अगले क्वेश्चन पे चलते। भारतीय प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं,
प्रजातंत्र का मतलब पूछा है आपसे, जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार है, यह राज्य के नीति निषेधक तत्व है। तो इसका आंसर ए, बी और डी तो गलत ही हो जाएगा, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। जनता जो है वही सर्वसर्वा है, वही सरकार चुनती है, वही सरकार हटा सकती है। लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण है कि वह क्रियाशील बनाता है। किसको क्रियाशील बनाता है? 31 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है IAS 2017 का। साधारण पुरुष और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को क्रियाशील बनाता है। गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को क्रियाशील बनाता है। समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को समर्पित क्रियाशील बनाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 31 का आंसर हो जाएगा ए, साधारण पुरुष और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को क्रियाशील बनाता है वो। लोकतंत्र की उत्कृष्ट गुण यही हैं। ये IAS का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपका कन्फ्यूज होना जायज़ होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? ओके, सॉरी माय मिस्टेक। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का एक संघ है। गणतंत्र का मतलब क्या होगा कि इसका आंसर हो जाएगा कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। जैसे ब्रिटेन में क्या होता है, वहाँ का जो राष्ट्र का अध्यक्ष है, वहाँ की रानी है, रानी क्वीन है जो ब्रिटेन की, वही होंगी। फिर उनके बाद उनके वंश का कोई हो जाएगा। लेकिन अपने यहाँ क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। राष्ट्रपति हट जाएंगे कोविंद जी, इनके बाद कोई और आ जाएंगे, है ना। तो यही चीज़ होता है, इसी को बोला जाता है गणतंत्र है भारत एक। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है, इसका मतलब क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्र का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, वो वंशानुगत नहीं है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किन से विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? अपने यहाँ परिसंघीय है, इसका मतलब क्या होता है, ये पूछा है आपसे। संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्रों में निहित होती है, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है। डिवीजन ऑफ पावर्स जो होते हैं, जैसे केंद्र का जो शक्ति होता है, संवर्ती सूची आपने सुना होगा, राज्य सूची, केंद्र सूची, यही तो पावर डिवीजन है। इसीलिए हम संविधान को संघीय संविधान बोलते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते। भारतीय संविधान कैसा है? UPPCS मेंस 2012 का पूछा है। तो कठोर है, लचीला है, ना ही कठोर ना ही लचीला, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। अंशतः कठोर है, अंशतः लचीला है। इसको बोला जाता है एकात्मक लक्षण के साथ संघात्मक संविधान, है ना। कहीं कहीं पर 352 के तहत आपातकाल की शक्ति भी दी गई है ना, और कहीं कहीं पर कठोरता ना के बराबर भी है। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? ये पूछा है, भारत और ब्रिटेन के बारे में पूछा है ना। तो क्या होता है, अभी मैंने बताया कि ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, वहाँ पर संसद ने जो कानून पारित कर दिया वो बस लकीर का फकीर हो गया, उसके आगे आप डग से मग कुछ नहीं हो सकते, हिल नहीं सकते आप। लेकिन भारत में जब संसद कोई कानून पारित करती है तो सुप्रीम कोर्ट उसका पुनरावलोकन कर सकती है, उसको देख सकती है कहीं ये किसी कानून का, किसी मूल अधिकार का उल्लंघन तो नहीं कर रही। आर्टिकल 13, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी देख सकती है कि कहीं ये किसी मूल अधिकार का हनन तो नहीं कर रही। तो अपने यहाँ कौन सर्वोच्च हुआ, संसद हुआ कि सुप्रीम कोर्ट हुआ? अपने यहाँ इन दोनों में से कोई भी सर्वोच्च नहीं हुआ, अपने यहाँ सर्वोच्च होता है संविधान। तो इसलिए क्या हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा ब्रिटेन में बिल्कुल भी नहीं है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 37 है कि निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, वही कथन कारण। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, उसमें उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। दोनों ए और आर सही हैं, परंतु स्पष्टीकरण सही नहीं है। ओके, कथन क्या था इसका? कथन था भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है। तो कथन कारण तो दोनों ही सही हैं, लेकिन संघीय प्रणाली का प्रावधान है लेकिन केंद्र भी मजबूत है। ओके, व्याख्या नहीं कर रहा था। भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, कथन दिया है ये आपको। कारण पूछा है कि भारत एक संघीय राज्य नहीं है, क्या कारण सही है? तो क्या हो जाएगा अर्थ इसका हो जाएगा ए सही है, परंतु आर गलत है। 39 निम्न से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो संघीय लक्षण का मतलब क्या होगा, कौन सा नहीं है? एक हरी नागरिकता, एकल नागरिकता का प्रावधान है अपने यहाँ, यानी कि भारत का नागरिक हो गया, आपको भारत का पासपोर्ट बनेगा। लेकिन अमेरिका के नागरिकों का क्या है कि वो अपने राज्य की नागरिकता भी होती है उनके पास, उसके बाद से वो USA के नागरिक होते हैं, इन दोनों के नागरिक होते हैं वो। लेकिन अपने यहाँ क्या है, आप सिर्फ भारत के नागरिक होते हैं, आप बिहार के नागरिक नहीं, आप बिहार के निवासी हैं, आप यूपी के नागरिक नहीं, यूपी के निवासी हैं, है ना, डोमिसाइल बनता है। ओके, और लेकिन USA में क्या होता है, वहाँ सिटीजनशिप बनती है। ओके, 39 का सी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एक एकात्मक के तत्व पाए जाते हैं? एकात्मकता किसको कहते हैं? इनमें से कौन कौन सी चीज़ें होंगी? और ये किसका क्वेश्चन है? तो ये छत्तीसगढ़ PCS का क्वेश्चन है, ये आपको पूछा है।
तो लिखित संविधान, इससे क्या एकात्मकता आती है। कठोर संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति हो जाएगा। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्य विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति, संविधान संकट और एक सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 और 6 तो सही ही हैं, तो उस हिसाब से हम लोग अपना आंसर निकालेंगे। तो 4 और 6 एक में ही दिया है साथ में, 4 6 7 होगा, यानी कि एक संवैधानिक संकट जिसको 352 कहा जाता है या 356 कहा जाता है। 356 राज्य का आपातकाल, 352 हो गया राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन। तो यानी कि इन सब को चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि भारत का संविधान एकात्मकता के लक्षण है ये सब। इसके अलावा IAS की नियुक्ति जो होती है, IPS की नियुक्ति होती है, ये भी एकात्मकता के लक्षण में आते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है ये भी एकात्मकता के लक्षण में आते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। फिर से आपसे पूछा है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, तो ये एकात्मकता का उल्लंघन है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति बिल्कुल सही। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, न्यायिक पूर्णावलोकन, अखिल भारतीय सेवाएं आ गया ना, IAS PCS की बात आ गई। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका 2 और 5 होना चाहिए। देखते हैं और कौन कौन सा दिया है। इसका आंसर दिया है B 2 3 5। तीसरा में क्या स्टेटमेंट था, तीसरा में था राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, ये भी सही होगा, ये भी एकात्मकता के ही लक्षण होते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और अखिल भारतीय सेवाएं, ये तीनों ही हो जाएंगे आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 42 नंबर पर कि भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है। इस तरह क्वेश्चन आप जरूर करके जाना और प्रीवियस वीडियो जरूर देखना। पॉलिटी का पूरा वो मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट, उसमें जो भी वीडियो अपलोड है उसको जरूर करके जाना, छोड़ के मत जाना। और मॉडर्न हिस्ट्री के 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन जिससे डायरेक्ट पूछे गए हैं। 42 नंबर का पहला स्टेटमेंट है कि संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। अच्छे क्वेश्चन है ये, आपको भाषा में फंसा देगा पॉलिटी में। दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएँ प्रभुता संपन्न है। विधायिकाएँ वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियाँ संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई हैं। विधायकीय, वित्तीय और न्यायिक शक्ति संघ और राज्यों के मध्य विभाजित कर दी गई हैं। आपको लगता है ऐसा, तो 42 का क्या हो जाएगा, 42 का हो जाएगा केवल 1 और 2 सही हैं। ओके, चौथा तो बिल्कुल गलत है। कोई न्यायिक शक्तियाँ तो कहीं भी विभाजित नहीं है। न्यायिक शक्तियाँ तो एक ही न्यायालय का पूरा संरचना है, पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसमें तो कहीं अलग नहीं है किसी राज्य के लिए। 1 और 2 उसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कथन कारण भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है और मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, तो बिल्कुल सही है ये। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रात्मक के साथ जोड़ा गया है। तो अभी हमने किया था, गणतंत्रात्मक का मतलब ही होता है कि जो देश का प्रमुख है राष्ट्रपति, वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा, वो वंशानुगत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 44 नंबर पर। सब लोग वीडियो को शेयर कर देना, पसंद आ रहा हो तो ज़रूर लाइक करना और प्रीवियस वीडियो जाके आप ज़रूर देखिए। BPSC का जो पेपर आया था 67वीं का, कैंसिल हो गया, सब लोग गए थे देने के लिए, उसका डिटेल में बनाएंगे। इस पेपर से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब उन फैसलों पर मत जाना कि पढ़ के गए थे अच्छे नंबर आ रहे थे, कैंसिल होने के बाद सबके अच्छे ही नंबर आ रहे हैं ना, कोई भी बोल रहा है 150 से कम मेरे आ ही नहीं रहे थे। खैर पेपर अच्छा था, टफ पेपर था, कठिन था। जो लोग वाकई पढ़ के गए उनको पता है कि पेपर कठिन आया था। इसका हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे वीडियो में, तो उसको भी देखना ज़रूर। उसके क्वेश्चंस जो हैं इस बार हिस्ट्री और साइंस, इसको छोड़ के बाकी पेपर में कठिन क्वेश्चंस, हिस्ट्री साइंस करके आए लोग खुश हो रहे, बोल रहे बहुत अच्छा पेपर था। दोनों मिला के 70 क्वेश्चन भी नहीं थे, तो कैसे खुश हो सकते हो भाई। 75 क्वेश्चन का आ गया 80 क्वेश्चन। चलो एक 44 नंबर क्वेश्चन करते हैं, उसका एनालिसिस करेंगे, उसमें देखेंगे क्या सब मिलता है। और UPPSC से जो लोग दे रहे हैं वो BPSC के साइंस और करंट अफेयर जो राष्ट्रीय लेवल के पूछे गए हैं उसको जरूर आप करके जाना। ओके, तो कथन है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं। राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं। कारण दिया है कि लोग खराब शासन के लिए सामान्यतः राजनीतिक दलों को कोसते हैं। कि क्या कारण मिला है आपको जीवन रक्त का, तो 44 का क्या आंसर होगा, बिल्कुल सही, दोनों ही सही है। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किस में समाहित है, किसने प्रस्तावित किया था, सॉरी, दल विहीन प्रजातंत्र के विचार सबसे पहले किसने रखा था। कोई भी दल नहीं होना चाहिए, तो ये JP जी ने रखा था, जयप्रकाश नारायण जी ने। JP जी का नाम आता है, महात्मा गांधी का भी कहीं कहीं नाम आता है, इसलिए C और D दोनों ऑप्शन दे दिया है इन्होंने। पढ़ देता हूँ मैं इसमें। महात्मा गांधी जयप्रकाश नारायण ने भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया। वे दलीय व्यवस्था के 200 कारण दल विहीन लोकतंत्र और सहभागी लोकतंत्र के समर्थक थे। वैसे अगर महात्मा गांधी रहे ऑप्शन में या JP रहे तो अब JP को मारना, वैसे दोनों ऑप्शन में नहीं देना चाहिए था।
अगला है कथन कारण भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। भारतीय संघात्मक संरचना की बात कर रहा है, विविधताओं के सामंजस्य से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ। तो कथन और कारण क्या होगा, दोनों ही ए और बी दोनों अपने आप में सत्य हैं और सही व्याख्या भी है। कथन और कारण दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए कथन के बारे में बताना है आपको। कारण कथन दिया है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। निरंतर और परिवर्तनशील दोनों हैं हमारा लोकतंत्र, बिल्कुल सही है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैली जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली के तत्व समाहित हैं। तो 47 का क्या आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, दोनों ही सही है, व्याख्या भी कर रहा है। व्याख्या वाले क्वेश्चन इस चैप्टर से खूब पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कथन क्या दिया है कि महिलाएं, दलित, निर्धन और अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। ये किसका क्वेश्चन है, या राजस्थान का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ओके, स्पष्टीकरण भी है और व्याख्या भी कर रहा है, सब कुछ सही है। भारतीय संविधान के बृहद होने के क्या कारण दिए हुए हैं, तो इसमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं दिया है। और ये एक अच्छा टॉपिक है डिस्कशन का कि भारत का संविधान बृहद क्यों है। पढ़ देता हूँ मैं इसको कि भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। इसके बृहद होने का एक कारण नहीं है बल्कि उपर्युक्त सारे ही कारण हैं। और कौन कौन से कारण हैं कि इसमें अनेक संविधानों का अनुभव समाहिष्ट हैं। हमने यूएसए से सीखा, कनाडा से सीखा, यूके से, ब्रिटेन से, ऑस्ट्रेलिया से, दक्षिण अफ्रीका से, आयरलैंड से। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान और संविधान के स्रोत हम कंप्लीट कर चुके हैं वीडियो में, उसको जाकर देख लेना जरूर। एक क्वेश्चन पूछेगा, ये एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। तो ये सारे ही सही हैं। अगला है 50 नंबर, निम्नलिखित तो कौन सा एक कथन सत्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय सरकार की संघीय प्रणाली है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। नहीं, फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। पाकिस्तान प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता द्वारा होती है। क्या पूछा है, कौन सा कथन सत्य है, तो ये 1992 का क्वेश्चन है। तो उस हिसाब से पाकिस्तान में वहाँ की प्रधानमंत्री की नियुक्ति जनता द्वारा नहीं होती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा बंधुओं, ए करेक्ट है। 51 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारतीय संघात्मक अर्थव्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। किसने बोला है इसको, ये स्टेटमेंट भी पता होना चाहिए आपको, किस थिंकर ने बोला है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। बिल्कुल सही है भाई। तो 51 का क्या आंसर हो जाएगा कि दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन से अर्ध संघात्मक का क्या लेना देना, अपने यहाँ कठोरता के साथ संघात्मक है। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये सब संघात्मक के ये सब लक्षण हैं पुनरावलोकन के। 13, 32, 131, 136, 141, 143, 226 बोला। अगला है 52 नंबर, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। भारतीय संविधान का न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है भाई, दोनों स्टेटमेंट सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट पर। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, तो प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। डी आंसर सही हो जाएगा। सब लोग देख लो, 63वीं बीपीएससी 2017 में पूछा है। और व्याख्या देखो, ये अलग अलग उनके लिखे हुए हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो क्वेश्चंस का, ले लेना पीडीएफ से, एक बार पढ़ भी लेना खुद से बैठे बैठे। तो टेलीग्राम चैनल पर सर्च करना स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस, आपको मिल जाएगा। और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा, तो जी ऑस्टिन, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। ओके, ये बहुत बार पूछा है, यूपी में भी बहुत बार पूछा है। अगला, किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, तो केसी व्हीलर। अर्ध संघात्मक केसी व्हीलर और सहकारी संघवाद जी ऑस्टिन। 56 भारतीय संविधान के बारे में बताना है। यह कथन किसका है ये आपको बताना है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये किसने कहा था, बी आर अम्बेडकर, एमपी पायली, एलेक्जेंड्रोविक्स और केसी व्हीलर। तो केसी व्हीलर जी ने ही कहा था ये। अगला निम्नलिखित में किसे का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बी आर अम्बेडकर जी ने ये कहा था। ये आपको याद होने चाहिए, पॉलिटी क्वेश्चन में भी आप मेंस में लिखने में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मिथ को और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को किसने अस्वीकार किया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो ये टफ क्वेश्चन है, ये नहीं पता होगा। हार्वर्ड साइमन। ऐसे क्वेश्चन झारखंड में खूब पूछे जाते हैं। अगला है, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है। किसके किसके बीच, स्वाधीनता और विधि, लॉ और स्वाधीनता के बीच में। यहाँ विधियाँ अधिक होती हैं, यदि विधियाँ अधिक होंगी, कानूनें अधिक होंगी तो स्वाधीनता कम होती है। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा। यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है।
कौन प्रतिबिंबित करता है, सही बताना है आपको। तो इसका कौन सा सही लग रहा है, सारे ही सही लग रहे होंगे बहुतों को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, या यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं होगा। आपकी स्वतंत्रता जो है वो कानून के द्वारा ही निहित है। अगर कानून नहीं होता तो कोई भी बंदूक लेके आता या पैसे वाला आता आपको गुलाम बना सकता था। यही होती है। ये अच्छा क्वेश्चन था। 60 नंबर है, निम्न के कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा फ्रेड डब्ल्यू रिक्स आधारित हैं। झारखंड वाले याद कर लेना, बहुत बार पूछता है। निम्नलिखित में कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? इसका 61 का क्या आंसर हो जाएगा? डी हेनरी फेयोल। जेपीएससी पूछता है सबसे ज़्यादा इससे क्वेश्चन, मेन से पूछा है। यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन किसने दिया था? देखो जेपीएससी ने पूछा हुआ है ना, 62 का हो जाएगा सी, डब्ल्यू.वी. डॉनहम द्वारा दिया गया था। और जेपीएससी ने पूछा है तो बीपीएससी पूछ सकता है, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट करते हैं एक दूसरे के क्वेश्चंस। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ये पूछा है आपसे, कौन सा एक कथन सही नहीं है? इसका हो जाएगा सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। गणतंत्रीय में ये कहाँ हो सकता है? सी गलत है इसमें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि 64 नंबर, निम्न से किसको विधि के शासन के प्रमुख लक्षण के रूप में माना जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, यूपीएससी 2018 का। विधि का शासन पता होगा। विधि का शासन, शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। विधि का शासन का मतलब क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2, 4। ये सही है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। विधि का शासन का मतलब होता है शक्तियों का परिसीमन। शक्ति बटा होना चाहिए, कम होना चाहिए, सबके पास सीमित होनी चाहिए। विधियों के समक्ष समानता होनी चाहिए, सब कानून के समक्ष समान होंगे। स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार तो होने ही चाहिए। यूपीएससी का बेहतरीन क्वेश्चन। प्रोफेसर डाइसी के बुक का नाम दिया है यहाँ पर, द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ दिए गए थे। 3 लक्षण बताए गए थे, विधि की सर्वोपरिता, विधि के समक्ष समता और विधिक भावना के प्रबलता। अगला क्वेश्चन है कि जो राज्य की सत्ता में, आइए 2014 क्वेश्चन है, जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है? संवैधानिक सरकार पूछा है। कौन है? क्या पूछा है कि संवैधानिक सरकार कौन है? तो जो राज्य के सत्ता के हित में व्यक्ति के स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, तो क्या यही होगा? ये राज्य के लिए लोगों की स्वतंत्रता छीनी जा सकती है? अगला है कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, तो क्या होगा इसका? केवल दूसरा सही होगा, पहला तो गलत ही है, वो तो तानाशाही हो जाएगा पहला स्टेटमेंट के हिसाब से। 66 नंबर पर चलते हैं कि परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है? तो ये आईएएस 2020 का क्वेश्चन है। हर साल यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछता है कि संवैधानिक सरकार का मतलब क्या है, आप जानते क्या हो, भाव क्या है संवैधानिक सरकार का? तो सीमित सरकार, इसका क्या आंसर हो जाएगा? सीमित सरकार। सरकार लिमिटेड होने चाहिए, मिनिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, मोदी जी का नारा सुना होगा आप लोगों ने। तो 66 का डी हो जाएगा। 67 है कि राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? इसका हो जाएगा डी हो जाएगा। ये देखो आईएएस 2019 में ही पूछा ना, हर साल शासन प्रणाली से क्वेश्चन आते हैं। स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर के रूप में ही होता है राज्य की स्वतंत्रता की सर्वाधिक। स्वतंत्रता का मतलब ही यही होता है कि मैं खुद को अच्छे से विकसित कर सकूं बिना किसी प्रतिबंध के। बाकी 3 स्टेटमेंट भी मैं आपको बता देता हूँ, कितना कन्फ्यूजन है। राजनीतिक शासकों को तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव, इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। तो बी और डी में लोग कन्फ्यूज होते हैं। आईएएस 2019 का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर डी होगा। 68 पे चलते हैं। समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें, देखो आईएएस 2017 क्वेश्चन, क्या होता है समाज में समानता होने का मतलब क्या होता है? अवरोधों का अभाव, विचारधारा का अभाव, उसके बाद से प्रतिस्पर्धा का अभाव, विशेषाधिकारों का अभाव। सारे ऑप्शन सही लग रहे होंगे, यही होता है यूपीएससी का आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ए, विशेषाधिकारों का अभाव का मतलब होता है समाज में समानता, कोई विशेष नहीं है, सब समान है। 69 है कि भारत और अमेरिका में राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्न में से कौन सी एक विशेषता समान है? समान पूछा है इस बार अमेरिका में। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति, उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। तो 69 का क्या आंसर हो जाएगा? 69 का हो जाएगा ए, केवल 3 सही है। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति, बाकी अवशिष्ट केंद्र के पास शक्तियाँ, ये अमेरिका में नहीं होता पहला। अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास, तो ये भारत में नहीं होता। और चौथा स्टेटमेंट है उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य, तो अमेरिका में नहीं होता। इसका आंसर केवल 3 सही होगा।
दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी, नागरिक केंद्रित प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। 71 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नति करने हेतु निम्न से किन संस्थाओं का आवश्यक माना गया है? विविधता में एकता को बनाए रखने के लिए भारत की किस किस संस्था को महत्वपूर्ण माना गया है? अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग और क्षेत्रीय परिषद, एक न्यायिक व्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाएं। उपरोक्त सभी सही हैं। विविधताओं में एकता कौन से किससे बनी रहेंगी? तो ये सब कुछ चाहिए बंधुओं, तभी विविधता में एकता अपने देश में बनी रहेगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी? ये आपसे पूछा है कि केंद्रीयता, देखो भारत में जब नेहरू जी का शासन था तो उस समय देश के केरल राज्य को छोड़कर नॉर्थ देश, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम पूरा भारत में एक ही पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार। तो जैसे लग रहा था देश में अमेरिका टाइप की कोई सरकार है, केंद्रीकृत सरकार है जिसमें संघात्मक का कोई लक्षण ही नहीं है, क्योंकि जो वो चाहते थे वो कर सकते थे। तो ये पूछा है कि संसदात्मक व्यवस्था से संघवाद की ओर कब बढ़ी हमारे देश की सरकारें, ये पूछा है आपसे। तो 72 का क्या आंसर हो जाएगा? 72 का आंसर हो जाएगा सी, 1980 के दशक में जब क्षेत्रीय दल उभरने शुरू हो गए, अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्रीय दल उभरने शुरू हो गए, कांग्रेस के सत्ता सीमित हो गई, तब बोला जाता है कि संघवाद की ओर हम बढ़े हैं। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक, इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे आज, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 1950 में अपनाया गया। क्या बार अपनाया गया था बंधुओं? तो 24 जनवरी को, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था जनगण मन को। ओके, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल कितना है? कितनी देर में राष्ट्रगान खत्म होना चाहिए? तो सबको पता होगा 52 सेकंड में जनगण मन खत्म हो जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। भारत सरकार द्वारा शासकीय चिन्ह स्टेट इम्बेल कब से अंगीकृत किया गया? जो भारत सरकार का शेर वाला है, अशोक स्तंभ वाला चिन्ह है, शेर 3 बैठे रहते हैं, तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। अगला है और वाराणसी, ये भी सुन लो, इसको पढ़ देता हूँ मैं। भारत सरकार शासकीय राज्य चिन्ह में 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। यह सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की शीर्ष अनुकृति है। जो अशोक का सिंह स्तंभ है उसके शीर्ष पर जो बाघ वाला है वही है भारत सरकार का। उसी चिन्ह के लिए आप लोग भी लड़ रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो, है ना। प्रतीक वो चाहिए सबको, IAS वाला। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये 22 जुलाई 1947 को, यही सबसे पहले स्वीकार किया गया था, 22 जुलाई 1947। इसको याद कर लेना भाई, बहुत बार पूछता है। 5वां है कि भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया। बिल्कुल सही है ये तो। और राष्ट्रीय ध्वज के बीच में चक्र में 21 तीलियां हैं, 24 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:4 है, तो 2:3 होता है। इसके लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 2:3। तो ये देखो लंबाई चौड़ाई का अनुपात, सॉरी 3:2, मैंने उल्टा बोल दिया, 3:2। 3 मीटर लंबा होगा तो 2 मीटर चौड़ा होगा, ऐसे ही होता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा केवल 1 सही है। 24 तीलियां होती हैं, ये भी याद रखना। भारत के संविधान सभा ने निम्न किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? तो अभी हमने किया 22 जुलाई 1947। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है, बाघ। और उसका वैज्ञानिक नाम भी दिया है, ये वैज्ञानिक नाम पता नहीं पूछेगा कि नहीं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कमल का पुष्प है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है? तो मोर। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो चक्र न्याय का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक है चक्र। अशोक चक्र है वो, न्याय का प्रतीक। 11 है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरोह की कुल संख्या कितनी है? तो 24 अभी हमने की, 24 तीलियां हैं चक्र में। 12 है कि राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है? राष्ट्र के पंचांग जो है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। UPPCS का क्वेश्चन है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, शानदार गलत है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक संवत है, शक संवत अपना आधारित अपना राष्ट्रीय पंचांग, जिसका पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र, और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। 22 मार्च 1957 को अपनाया गया, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। ओके, 57 ईस्वी में चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अवधि 21 मार्च को पड़ता है। अगला टॉपिक जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र कंप्लीट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह क्वेश्चन आएगा।
ये देखो, ये अलग अलग राज्यों का स्थापना संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे सीक्वेंस में लगाने वाले। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना बंधुओं, शेयर कर देना वीडियो को, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और अपने हो बहुत कुछ मिलेगा आपको इस चैनल पे, खजाना टाइप का। प्लेलिस्ट में जाकर देखो एक बार। थैंक यू सो मच।